बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इमरान खान साहब को ATC इस्लामाबाद से ज़मानत मिल गई। ज़मानत की तौसी हुई 1 तारीख तक, 1 सितंबर तक, और उसके बाद यकीनी तौर पर जो है इस हवाले से उनका केस आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया कि वो मुचल केस के जमा कराएं, उनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत का केस जो है वो भी जारी है। उस हवाले से भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों केसेस के अंदर मुमकिन तौर पर जो उनको सज़ाएं हो सकती हैं, उन सज़ाओं के नतीजे में क्या हिकमत अमली है जो उनकी जमात अपनाएगी, और क्या हिकमत अमली है जो अदालत या कानूनी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपनाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। साथ ही साथ सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जारी हैं, फ्राम नॉर्थ टू साउथ। सैलाब ने बहुत बुरे हालात जो है वो कर रखे हैं। तकरीबन जो अम्बात का अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 900 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं, और ये वो एदाद व शुमार हैं जो सरकारी हैं। बहुत सारे गैर सरकारी एदाद व शुमार भी हैं जिसमें भी गिनती का अमल जारी है। 2 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं, मवेशी डूब चुके हैं। आज भी 73 लोगों ने अपनी जो है वो इस सारे सैलाब की ज़द में आए और अपनी जानें जो है उन्होंने गंवा दी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे सैलाब की तबाहकारियों को लेके क्या हिकमत अमली अपनाई है वफाकी हुकूमत ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैं दौरा कर रहा हूँ सैलाबी एरियाज़ का, इनके इस दौरे का क्या फ़ायदा होगा, इस दौरे का फ़ायदा बरक्स अगर वो इसके लिए फ़ंड रेजिंग करते हैं तो दोनों चीज़ों का भी कंपैरिजन हम करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे जो हैं अमजद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साथ उनके आफ्ताब बाजवा साहब हैं, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो। मैं बाजवा साहब सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ जो इस वक्त कानूनी जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इमरान खान साहब का आज की बड़ी पेशरफ्ती उनका पेश होना और उसके बाद वहाँ से उनको ज़मानत मिलना, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करें। हमारे नाजरीन को अगर आप आज की जितनी भी कार्रवाई हुई उसको थोड़ा सा क्विकली समराइज़ कर सकें और अपना ओपिनियन दे सकें कि जो कुछ भी ये हुआ है ये अभी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर खड़ा है, और ये ज़मानत जो है क्या इसके ख़त्म होने के बाद जो है वो गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है इमरान खान साहब की? अमल को तल्लक है, वो हर शहरी का हक है। अगर कोई मुलजम किसी पे इल्जाम लग जाता है किसी इंसान पे, तो फर्स्ट ऑफ चार्ज बेल बिफोर अरेस्ट ये करवाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि यही एक अच्छा इकदाम है कि एक बड़े आदमी के खिलाफ मुकदमा है और वो अपनी बेल उसने करवाई, ताकि आम लोगों के लिए भी वही प्रिंसिपल हो जो बड़े लोगों के लिए होता है। एक दूसरा जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं कहता हूं कि ये मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि आर्टिकल 919 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत वाज़ेह है इस बात पे। हम जजेस की जजमेंट पे तो तनकीद कर सकते हैं, उन पे जो है जो भी वो फैसला करें उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जजों पे तनकीद नहीं कर सकते। इन हालात को आप देखना है कि इन्वेस्टिगेशन में जो बात आती है सामने, जो क्लिप्स हैं उनके, जो उन्होंने वहां पे अपने जलसे के अंदर जो बातें की हैं इमरान खान साहब ने, या कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं या तकरीर करते हुए की हैं, क्या वो इस जुमरे में आती हैं कि या नहीं जो दफा लगाई गई है। अब 780 तो दफा कतल लगती नहीं। अब दूसरी जो दफात हैं आप देखते हैं कमेंट करके इन्होंने कौन कौन सी दफात लगाई हैं, जब भी ये सामने आएंगी तो उन पर फिर तबसरा किया जा सकता है। जहां तक 780 है, किसी की तकरीर पे 780 आज तक मैंने हिस्ट्री में, जब ये 97 का कानून है 780 का एंटी टेररिज्म एक्ट जो है, आज तक मैंने नहीं देखा है तकरीर करते हुए किसी पर 780 लगी हो। लेकिन क्योंकि अब लग गई है, अब इसको नहीं है कि जिसमें दहशतगर्दी की दफात लगी हो ड्यूरिंग देयर एड्रेस, पब्लिक एड्रेस, बिफोर अरेस्ट की आर्गूमेंट होंगे, वहां पे रिकॉर्ड आया होगा। प्रोसिक्यूशन को यही पूछा जाएगा कि कौन से अल्फाज हैं जिनसे 780 बनती है, और कौन से पाकिस्तान के शहरी हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। कम से कम अग्रीव पार्टी की तरफ से हमेशा FIR होती है। अब देखना यह है कि अग्रीव पर्सन कितने, जिनके बयानात, बजाय इसके कि आप नून लीग के या PDM के लोगों के बयानात रहे, अब जनरल आपको लेनी पड़ेगी ये सारे मुल्क के अंदर से कि क्या उनके इन अल्फाज से क्या उनको कोई दहशतगर्दी का को निशाना बने हैं या नहीं। इन हालात में ये बड़ा अहम केस है, मैं समझता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। अमजद खान नियाजी साहब की तरफ मैं आऊँगा। नियाजी साहब ये फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर तौसी हुई है ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के अंदर, 1 तारीख तक का वक्त है, ज़मानत मनसूख भी हो सकती है, गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। अब ये वही अदालतें हैं जिनका आप बहुत एहतराम करते हैं, और रिसेंटली भी जो बड़े फ़ैसले जो आपकी पार्टी आपके नैरेटिव को या आपकी ख्वाहिश को सपोर्ट कर रहे थे, वो CM पंजाब वाला मामला था, और उस वक्त भी हमने देखा ऐसी स्टेटमेंट सामने आई जिसमें कहा गया कि जो अदालत है या जो आइन है वो सबसे बालातर है, और हम जजेस का, अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं। उसी अदलिया
में अब अगर आपको या उसी ट्रैक के ऊपर आपको अब सज़ा या आपके लीडर को सज़ा मिलती है, आप लोग उसको तस्लीम करेंगे या फिर उनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो केस बनाए जा रहे हैं, ये केस ही सिरे से जो है ये बायस्ड केस है और इन हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे पहले पुराने वक्तों में या ओल्ड पॉलिटिक्स में जब एक चौधरी होता है ना, तो उसकी पॉलिटिक्स जो है वो खात्मे के करीब होती है ना, तो वो जो इनकलाबी होता है उसके ऊपर कभी बकरी का पर्चा, कभी भेड़ का पर्चा, कभी गाय का पर्चा और कभी मुर्गी पर्चा। तो ये जो केसेस हैं, एफआईआर हैं, उसी टाइप की हैं। और मैं तो समझता हूं कि आज देखें इंटरनेशनल मीडिया इसको मॉनिटर भी कर रहा है, आपने देखा होगा, और इवन यूएन ने इसका नोटिस भी लिया है। तो इन हालात में तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो अदलिया पे ही आन खड़ी हुई है कि अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाए गए, जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसको अगर वो अपने जो मकासद के लिए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो केसेस को इनकी अदालतों में लेके गए हैं और इनको वो वेटेज देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि अदालतों को सिरे से ये केस ही खत्म कर देने चाहिए, कोशिश कर देनी चाहिए एफआईआर, क्योंकि इन एफआईआर के अंदर कोई जान ही नहीं है। तो इमरान खान ने जो अभी इनको टेररिस्ट कोर्ट ने के अंदर हम गए हैं, तो वहां पे आप देखेंगे उसके अंदर क्या है, खान साहब ने क्या कहा है कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे, और कानूनी चाराजोई के नतीजे में अब क्या एफआईआर हो गई, और उस एफआईआर को अब लेके वो इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड्स पे तंग किया जाएगा या पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाएगा, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी और हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि पाकिस्तान क्या एक बिनाना रिपब्लिक है जिसमें इंसाफ मिलता ही नहीं है। और फिर जब इमरान खान जैसी शख्सियत को, जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो ऑलरेडी देखिए उनका जो स्टैंस है इवन टेररिज्म के हवाले से, आपको याद होगा कि जब अमेरिका यहाँ पे ड्रोन अटैक करा तो सबसे बड़ी आवाज तो इमरान खान की थी। ये इमरान खान ने कहा कि ये अमेरिका जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन अटैक कर रहा है, इससे दहशतगर्दी को फरोग मिलेगा। और उस वक्त भी इमरान खान ने यही आवाज उठाई, और आज भी इमरान खान की आवाज को अगर दबाने की कोशिश की जा रही है तो इस पे लाजमी बात है कि हम प्रोटेस्ट तो करेंगे। हाँ, जहां पे इंसाफ होगा हम जरूर इंसाफ और अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी वहां हम अपनी राय का हक के इजहार का हक रखते हैं। ठीक है, आप हक रखते हैं उसके इजहार का। बाजवा साहब, सर ये फरमाइएगा, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हर मुमकिन कोशिश है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश करने का अपने लीडर के बयानिए को सच साबित करें, लेकिन आप मुझे ये बताइए, यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन लॉ, जो कुछ भी इमरान खान साहब ने कहा उस जगह से, जिस तरह वहाँ पे जज साहिबा का नाम भी लिया गया और फिर आईजी को, डीआईजी को जो है वार्न किया गया कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब एक उनके ऊपर आप जानते हैं कि चार्ज जो है वो कंटेम्प्ट का लगा है, उसके ऊपर एक बेंच भी जो है फॉर्म किया गया है। अब इस कंटेम्प्ट के अंदर भी माजी में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें जो प्रोविंशियल असम्बली के हमारे मेम्बरान थे वो, और इसके साथ साथ बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको भी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक आप जानते हैं सज़ा हुई। ये बताइए कि अदालत कंटेम्प्ट की कार्रवाई में आगे बढ़ती है माजी के प्रेसिडेंट को या फैसलों को सामने रखते हुए, तो गलत तो कुछ नहीं होगा, सही होगा, और जो ये सही होगा ये मिसाल कायम होनी चाहिए। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ये एक तरफ कंटेम्प्ट चल रही है, दूसरी तरफ मुकदमा चल रहा है। अब कंटेम्प्ट उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक उस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, डबल जेपर्डी, एक ही हुए की दो कार्रवाइयां किसी अदालत में नहीं हो सकती, और 403 है ज़ाब्ता फौजदारी का, और जनरल क्लॉजेज एक्ट का है 26। इस पे ये वाज़ेह तौर पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं कि एक शख्स को 2 दफा ट्रायल नहीं किया जा सकता। अगर कंटेम्प्ट में ट्रायल करते हैं तो फिर वो मुकदमा नहीं चल सकता,
लिहाजा जब मुकदमा चल रहा हो तो प्रेफरेंस हमेशा मुकदमे को दी जाती है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वेट उसको डेफर कर दिया जाता है उस वक्त तक जब तक जो है मुकदमे का फैसला नहीं हो। अगर मुकदमे में वो बरी हो जाते हैं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनती, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो स्पेशल लॉ है एंटी टेररिज्म एक्ट वो परवेल करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। इसलिए जहां स्पेशल लॉ आ जाता है, दूसरे लॉ जो है वो उनका फैसला बाद में किया जाता है। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है वो है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमे की, जो स्पेशल लॉ है, और स्पेशल लॉ के तहत ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पे एविडेंसेस आएंगी, अगर अदालत ये समझती है और फैसला करती है कि हाँ इनके खिलाफ जुर्म बनता है, तो फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाके आप कह सकते हैं कि अदालत की तौहीन हुई है। उससे पहले अब देखें आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का फेयर ट्रायल, और बोथ पार्टीज को जो है वो देना होगा मौका इसमें कि भाई आप आके पेश होकर बताएं कि क्या वाकयात हैं, क्या सूरत हाल है, उसके बाद आप कोई बात कर सकते हैं। उससे पहले देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, इस वक्त इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर उभर के सामने आया है। और इस आपको कराची का जो आया है इलेक्शन का रिजल्ट, जहां MQM ने कभी किसी को जीतने नहीं दिया, वहां वो वाज़ेह एक्सपीरियंस से जीत रहा है, लाहौर में वो जीत रहा है, हर जगह वो जीत रहा है। तो मुल्क के आपके मुआशी हालात को आपको उसकी तरफ देखना होगा कि क्या इन हालात में आप एक मुल्क के, या जब आप जिस स्टैचर की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर आपके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है या मैंडेट होता है, आपका कंडक्ट भी मेरा ख्याल है उतना ही अहम होता है। इमरान खान साहब ने जिस तरह या जिस नैरेटिव को या जिस टोन को अडॉप्ट किया, ज़ाहिर है वो भी तो किसी तरह डिफेंड नहीं की जा सकती, ना उसको सपोर्ट किया जा सकता है। जबकि बहुत सारे लोग ये कहते थे जी वो जो कह रहे थे वो कह रहे थे हम आइनी तौर पे या लीगली एक्शन लेंगे। ये लोगों का कहना है इस हवाले से जो आप कह रहे हैं। जो सूरत हाल है आर्टिकल 25 है डिस्क्रिमिनेशन के मुतालिक, इससे इमरान खान से तो पहले बहुत सारे लीडरों ने बहुत बहुत बड़ी बातें कर दी हैं, मुल्क के खिलाफ कर दी हैं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ की हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं, वो जो जनरल फैज हमीद है उनके खिलाफ बातें की हैं। उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? पूरी कौम एक तरफ ये पूछ रही है कि क्या ये सिर्फ जहां पे हुकूमत की मर्जी हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? मैं कानून का तालब होने के नाते ये बात जरूर कहूंगा कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन की वाज़ेह वायलेशन है। आपने देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी अगर बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करेगी तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म दे दूंगा। लिहाजा ऐसे तमाम वो कवानीन जो कुरान और सुन्नत अहदीस के खिलाफ होंगे वो आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। लिहाजा उन तमाम कवानीन का कोई इतलाक नहीं होता जहां डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, जहां पे आप अपने ही बंदों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करके हुकूमत जो चाहे बलबोते पे अपने अख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करते हुए हरबे इस्तेमाल करे अपने मुखालफों को। आप मेरे साथ रहें आफ्ताब साहब, हमें ज्वाइन करें चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द चौधरी साहब। चौधरी साहब, सियासत ज़ाहिर है एक तरफ जारी है और सियासत में एक ज़ाहिर है इक़्तिदार होता है, दूसरी जानिब अपोजिशन होती है, लेकिन इस सब असना के दौरान इस वक्त बहुत सारे एनालिस्ट का भी ख्याल है, PTI वाले तो ये कह रहे हैं ऑलरेडी कि जी इमरान खान साहब के ऊपर जो केस दहशत गर्दी की दफ़ात जो डाली गई हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। तकारीर सब ने करनी है और उन तकारीर में आप लोग कभी सामने आएंगे, कभी पीपल्स पार्टी वाले सामने आएंगे, और अगर तकारीर में से मतन निकाल के दहशत गर्दी की दफ़ात डाल के पर्चा किया जाएगा तो ये प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं अच्छा नहीं होगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। अभी फाजिल दोस्त आपने आपको कानून का तालिब इल्म भी कह रहे थे और मिसाल दे रहे थे फातिमा बिनत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनसे ये पूछिए कि वो उस इमरान खान को जानते हैं जिसने वजीर आजम होते हुए इस्लामाबाद का जो कानून कायदा है, जो डेवलपमेंट प्लान है, उसको चेंज करते हुए अपने बनी गाला की मंजूरी दी। ये जानते हैं उस इमरान खान को? आप देखिए इस्लामाबाद के अंदर कितने सारे लोग जिनको नोटिस मिले होंगे कि आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये रियासत मदीना का नाम बेचने वाले, इनको अल्लाह की फटकार पड़ेगी। इन्होंने खुद वजीर आजम होते हुए अपने घर को रेगुलराइज कराया, कोई इनकार कर सकता है इससे? और दूसरा, जब नैब ने तलब किया किसको, अलीमा खान को, गवर्नमेंट किसकी थी? इमरान खान की। असद उमर साहब वजीर खजाना, कौमी असेंबली के अंदर मनी हमला की चीटियां भूल गई हैं। जी आप बोल लीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगा। बोलिए आप बोले प्लीज, बोले। इमरान खान साहब वजीर आजम थे,
हुकूमत इनकी, वजीर खजाना असद उमर साहब वो मनी बिल लेके आते हैं कौमी असम्बली में कि जी अलीमा खान का जो केस है इसके लिए कोई जो है FBI का एक ऑफिसर डिसीजन कर दे वो काफी है। हाँ, वो पैसे कहाँ से आए, वो क्या शौकत खानम के थे, PTI के थे, चैरिटी के थे, वो बेनामी ट्रांजैक्शंस थी, वो इन्होंने बाहर जो है ऑफशोर्स कंपनी अलीमा खान की वो कहाँ से, वो बताया जी एक सिलाई मशीन थी उससे ये सारी आमदन आई, वो जस्टिफाई हो गया। ये बात हम मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत फ्रॉड थी, बैड गवर्नेंस थी, उन्होंने खुद भी करप्शन की। इस चीज़ को या आपके इस इल्ज़ाम को हम एक मिनट के लिए साइड पे करते हैं। अब जो कुछ हो रहा है, जो मैंने आपसे सवाल किया, दहशतगर्दी की दफात डालना, वो शामिल हो जाना और पब्लिक एड्रेस से होना, ज़रा वो आप लोगों ने भी करना है। मैं इस प्रेसिडेंट के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, इज दिस जस्टिफाइड यू थिंक? जी, जब हम तकरीर कर रहे थे, आपको थाना शाहदरा का वो पर्चा याद है? मैं याद करा दूं, FIR नंबर भी दे दूं कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी मरकजी कौंसल से खिताब किया। मियां नवाज शरीफ एक, शाहिद खाकान अब्बासी दो साबिक वज़राए आज़म और तीसरे आजाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा साबिक, वजीर खजाना, सब के ऊपर पर्चा दिया। किसने दिया? किसकी हुकूमत थी? इमरान खान साहब की थी ना। आप कैसी मिसालें दे रहे हैं? उसमें 780 कराची के अंदर जो पर्चा हुआ, कराची के अंदर जो पर्चा हुआ जी, उसमें कहा गया गद्दारी की है वतन से। अच्छा, आजाद कश्मीर का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पाकिस्तान का गद्दार है, जाइए उठाइए FIR। कराची के अंदर पर्चा दिया कैप्टन सफ्तर साहब पे, किस बात का पर्चा दिया? जान से मार देने की धमकी दी, ऐसे ही हुआ ना। राना सनाउल्लाह साहब का केस ले लीजिए, और अगर बकौल इनके मेरी क़यादत या मैं उस वक्त ऐसी बातें करते थे जिनके ऊपर इनको इतराज है, तो हुकूमत इनकी थी, देते पर्चे, चार्ज करते, हमें प्रोसिक्यूशन करते, सजाएं देते। किसने मना किया था? हाँ, अगर ये इंतजामिया को, IG पुलिस हो, DIG हो, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, किसकी जुर्रत होगी उन्हें चैलेंज करे? और अगर उन्हें चैलेंज करेंगे तो डार साहब सोचिए मैं और आप कैसे इस मुल्क में रह सकेंगे? इमरान खान साहब कोई बदमाश हैं? इज ही अ सिसिलियन माफिया? व्हाट ही वांट्स टू प्रूव, जज साहिबा एक फैसला करती हैं, उसका इख्तियार है, आप अगली अदालत में जाके चैलेंज करें। आप भरे बज में कहेंगे जी मैं जज साहिबा को देख लूंगा, हु आर यू? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी जाफर इकबाल साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। आफ्ताब साहब, सर ये फरमा के जिन पर्चों का जिक्र अभी कर रहे थे चौधरी साहब भी, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे पर्चे, ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हमारी हुकूमतों ने भी बर्दाश्त की हैं। अब अगर आप कुछ गलत करें, आपके खिलाफ कार्रवाई हो और आप लीगल रास्ता ना अपनाएं बल्कि आप इस तरह खड़े होकर ललकारें, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये हुकूमत है, इन्होंने क्या, इनकी अपनी अजीजा है फराग होगी, उसको लाए ना, इनकी अजीजा है ना गुजर साहब की, तो लाए ना, उसको लाए सामने, उस पर मुकदमा दर्ज करें, उसको वाला गवाह ही बना ले कम से कम इमरान खान या जिसके खिलाफ बनाना। हुकूमत तो इनकी है। अब ये भूल जाए, इनके मुल्क के अंदर 25% भी हुकूमत नहीं है। इनके साथी वो जो है जिनकी बात करते हैं कराची में कैप्टन सफदर पे पर्चा हो, वहां तो हुकूमत है पीपुल्स पार्टी की, जरदारी साहब की। इनके साथी इन पे पर्चा दें तो इमरान खान वहां पे क्या करेगा? दूसरी बात, ऐसी बात ना की जाए जो समझ से बालातर हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो जुर्म जिसने भी किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब तोशाखाना की बात करते हैं तो तोशाखाना का निकाले ना 35 साल पुराना रिकॉर्ड पे कौन कौन बंदा आता है। अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने गुजरात जलसे में आर्मी की वो गालियां नहीं दी, जनरल फैज हमीद को नहीं बुरा भला कहा, आर्मी पाकिस्तान आर्मी को, याद ने क्या कुछ नहीं कह दिया असेंबली में खड़े होके। ये बातें इनको याद नहीं आती है। जो अब वही मैं कह रहा हूँ, जिसने भी इदारों के खिलाफ या किसी शख्सियत के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की, उसको हर सूरत पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे कंडेम किया जाना चाहिए। हम भी इसको कंडेम करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारा इदारा भी करता है और यकीनी तौर पर आप भी करते हैं और हर कोई करता है। और ऐसी रीत नहीं डलनी चाहिए और सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। बहरहाल जी, आफ्ताब बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़े से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम डेफिनेटली जो सैलाब की सूरत हाल है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारा दूसरा मौजू सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। तकरीबन 900 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं इस मरतबा जो सैलाब आए हैं उनमें, और ये सरकारी अदाद व शुमार हैं, गैर सरकारी तौर पर बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, DG है रेस्क्यू 1122। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे बहुत सारी रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी हैं, बहुत सारे लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, और भी कुछ फलाही तंजीमें और इदारे अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप एक बड़े डिपार्टमेंट को, एक DG आप हैं, रेस्क्यू 1122 के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि अभी तक की रिलीफ की एक्टिविटीज़ आप लोगों की क्या हैं, क्या कर चुके हैं, क्या पाइपलाइन में है, और क्या आप लोग जो है वो आने वाले कुछ दिनों में रिलीफ दे पाएंगे वहाँ पर फंसे लोगों को? जी, आई थिंक जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों की जिंदगियां बचाई जाए। पहली बार जो जुलाई में जब बारिशें हुई तो उस वक्त हमने देखा कि लोगों ने थोड़ा सा इसको लाइटली लिया, और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं साउथ पंजाब, जिसमें DG खान, हमारा DG खान में जो ख़ास तौर पे तौसा का एरिया है, इसी तरह राजनपुर का एरिया है, और वहाँ पे हमने देखा कि शुरू में कुछ बात हुई, बिकॉज लोगों को जो वार्निंग दी गई उन्होंने उसको लाइट ले लिया। लेकिन जब उन्होंने इसकी इंटेंसिटी देखी तो उसके बाद अगर आप अगस्त में देखें, जो अभी भी हमारे ये तीसरा फेज रहा, 14 को हुआ, फिर 20 के पास, और अब जो है उसमें अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से कोई अमवात नहीं है। एक दो डेथ्स हुई जिसमें कोई लोग वापस गए, खासतौर पर उनको हमने निकाल लिया था, और फिर भी वो अपना सामान या कोई और चीजें लेने के लिए वापस अपनी लाइफ को उन्होंने रिस्क में डाला, और इस किस्म की वो निशान देखने को नहीं, उस तरह का नहीं मिला। तो पहला था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम रेस्क्यू का ऑपरेशन कर सकें, और उसमें अगर हम देखें तो हमने तकरीबन इस एरिया में ही, सिर्फ अगर मैं साउथ पंजाब क्योंकि पर्टिकुलरली ज्यादा इफेक्ट हुआ, तो वहां पे हमारी तकरीबन 130 के करीब बोट्स और तकरीबन 600 रेस्क्यूअर्स, जो कि हमने 11 डिफरेंट अजला से भी वहां पे रेस्क्यूअर्स भेजे थे और किश्तियां लेके भेजे, तो उन लोगों ने चारों तरफ ऑपरेशन को कंडक्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह पे हमारा एक रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी था, और उसमें हमने 47,000 से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल है वो तकरीबन 36,000 से ज्यादा लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी जहाँ पे देनी पड़ी, कि मसलन एक एरिया है और उससे महफूज एरिया में जाना है, या वहाँ पे उनको खाना पहुंचाना है या कोई रिलीफ गुड्स पहुंचानी है, तो वो भी जिला इंतजामिया और जो हमारा PDMA जो है वो साथ हमें चीजें जो रिलीफ गुड्स देते हैं, वो फिर उन तक अगर नहीं रसाई तो फिर उनको स्पेशली बोट्स में और उनको ट्रांसपोर्टेशन का अमल जो है वो जारी रहा। इसी तरह जो मेडिकल कैंप्स एस्टेब्लिश हुए हैं तो उनके अंदर भी लोगों को जो है मदद दी जाती है। तो अभी भी एक ऑपरेशन चल रहा है, और अभी भी एक और जो इस वक्त वार्निंग इशू हुई है उसमें ज्यादातर जो एरियाज इफेक्ट ऑब्वियसली होंगे वो जो है वो दोबारा से हमारा ये साउथ पंजाब का पर्टिकुलरली जो एरिया है, जिसमें तौसा है या ये जो राजनपुर का एरिया है, और राजनपुर में अगर खास तौर पे देखें तो हमारा जो ये राजनपुर है, जामपुर है, या रुझान का एरिया, जहाँ पे फिर आगे दरिया का भी एरिया आ जाता है, वहां पे भी जो दरिया के बेड में कुछ लोग थे उनको निकालने की जरूरत थी, उनको भी वहां से निकाला गया है। तो ये इस वक्त अच्छा डॉक्टर साहब, पहला फेज था जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बचानी थी। इमीडिएट रिक्वायरमेंट इस वक्त वहां पे क्या है लोगों को, जिन लोगों को आपने बचा लिया है? उनको आई थिंक हुकूमत ने जो है टेंट्स भी फराहम किए हैं, और ऑब्वियसली जो बेचारे वहां से पानी जहाँ पे है, अब काफी जगहों से तो पानी हिल टॉरेंट का यही होता है, एकदम पानी आता है और फिर उसके बाद रिड्यूस भी हो जाता है, कम, तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब दरिया में भी थोड़ा सा पानी ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो जो जो दरिया के उसमें गिरदोनवा में थे या दरिया के बेड में थे, उन लोगों को वहां से जो है वो उनको वहां से निकाला गया है। अब जो बेसिकली इस वक्त जरूरत है वो यही है कि जितना जल्दी अब ये पानी, जो कुछ जगह थी जहाँ पे पानी की फ्लो को, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी कोई ना कोई, वहां पे कुछ इलाकों में फैला, जिस तरह हमारा ये कुछ इलाके थे राजनपुर के अंदर, फाजिलपुर का एरिया था, या रुझान के गिरदोनवा में जो पानी आया, अब वो पानी जैसे रिसीड करता है तो ऑब्वियसली लोग फिर वापस अपने इलाकों में जा सकेंगे। जो बेचारे जिनके कच्चे घर थे या कुछ और जो घर शर गिरे हैं, उनको मदद की जरूरत होगी, और जो पर्टिकुलरली जिन लोगों की क्रॉप्स वगैरह अफेक्ट हुई हैं उनको साथ मदद की जरूरत होगी। उसके असेसमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको वहाँ पे रिलीफ का एक पूरा सिस्टम है जो कि PDMA कर रहा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि जाहिर है आपकी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं और भी कुछ लोग जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी अभी हैं जो स्टक हैं, जो फंसे हैं। आप क्या मतलब कोई मैसेज देंगे, कोई एडवाइस देंगे कि कोई बंदा अपनी मदद आपके तहत किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गया कि वो फौरी तौर पे उसकी रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आ पा रहा, तो व्हाट दे शुड डू, क्या मेजर्स लेने चाहिए उनको?
जी, अल्लाह का शुक्र है कि अब आई थिंक कहीं पे भी अगर आप इमरजेंसी नंबर जो है 1112 पे जब आप डायल करते हैं तो ऐसा चारों तरफ, अब तो हर यूनियन काउंसिल तक तकरीबन या हर तहसील के अंदर जो सिस्टम मौजूद है तो वो उन तक पहुंचते हैं। लेकिन मैं फिर भी लोगों से कहूंगा, जिस वक्त ये हिल टॉरेंट जो एक ये होता है, रोद खुइयां जो आती हैं जिसमें पानी बहुत तेजी से पहाड़ों से नीचे आता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उससे जो भी उसका चैनल है, जो भी उसका रास्ता है, उससे हट जाएं, किसी ऊंची जगह पे चले जाएं और उसके करीब मत रहें। ये जो है अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालें, बिकॉज उस सूरत हाल में फिर रेस्क्यू करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है अपनी जिंदगी को खतरे में डालें। दूसरा जो चैलेंज है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट एक जो चीज शुरू हो गई हुई है कि हम सारा कूड़ा अपना निकालते हैं, अपना घर तो साफ करते हैं लेकिन उसको सारा फेंकते हैं ड्रेनों के अंदर। तो हमारी जो ड्रेनें हैं जाहिर बात है उससे ब्लॉक हुई होती है। तो शहरों में जब बारिशें होती हैं वहां पे भी अगर पानी खड़ा है, आप उस पानी में मत जाएं। आपको नहीं पता आगे कौन सा कोई गटर खुला है या कोई ऐसी जगह है, तो ऐसी जगह से गुरेज करें। और शहरों में भी अगर बारिश हुई है तो वहां पे अगर कोई बिजली का खंभा है या कुछ और या बिजली वाली चीजें, उनसे दूर रहे। बिकॉज हमने जो काफी सारे देखे जो डेथ्स हुई वो इसी किस्म के केसेस हैं, जिसमें कोई घर का ऊपर छत थी शहर के अंदर, वहां पे उन्होंने सफाई नहीं की हुई थी, पानी खड़ा रहा, वो कच्ची थी, वो वहां से गिरा, या कुछ लोग इस किस्म के डूबे, या किसी को बिजली का झटका लगा, या कुछ केसेस, 2-4 केसेस ऐसे भी आए जिसमें बिजली दरख्त के नीचे खड़े थे और वो सारा गीला था, और जब ऊपर से लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है तो बिजली की वजह से जो है वो उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, उस्मानी बिजली गिरने की वजह से। ठीक है, तो अच्छा, ये डॉक्टर साहब, चंद केसेस जो हमने। जी जी ठीक है, ये मुझे फरमाइएगा कि अभी जो आपकी वहाँ पर टीम्स मौजूद हैं उसमें गोताखोर भी यकीनी तौर पे ज़रा मौजूद होंगे। आप अगर हमें थोड़ा स्पेसिफाई कर सकें कि किन आपने पॉकेट्स के अंदर और किस तरह डिविजन्स करके जो है वो आपने अपनी टीम को वहाँ पे पहुँचाया है और वो किन किन स्टेजेस पे काम कर रहे हैं? जी, अगर आप देखें तो जो हम साउथ पंजाब को अगर पर्टिकुलरली देखते हैं तो उसमें जो मेन एरियाज हैं ये हमारा है राजनपुर का जो एरिया, उसमें कहा, चाचड़, ये मुख्तलिफ हिल टॉरेंट्स हैं जो कि वहाँ पे आके अफेक्ट करते हैं। और फिर आगे जो है रुझान के एरिया में दरियाई इलाका जो है वहाँ पे आके वो असर करता है। दरिया भी अब ऊपर चुके जा रहा है उसका पानी, तो वहाँ पे असर करता है। इसी तरह अगर तौसा में देखें तो सांगड़, बिहोवा, कौड़ा या रिवराइन, ये एरियाज हैं जो वहाँ पे जो है, वहाँ पे इसी तरह सूरी है वो अभी एक्टिव नहीं है, विडोर है, या ये मुख्तलिफ ये हैं जो कि ये हिल टॉरेंट्स आते हैं। आप समझ लें कि पहाड़ी दरिया इनको समझ लें, जो एकदम पानी आता है उनमें बहुत तेजी से आता है और उसके बाद जो भी चीज उसमें रास्ते में आ जाए उसको बहा के ले जाता है। और अगर कहीं पे रास्ते में फ्लो को कहीं पे रोका गया है तो फिर साइडों पे जाएगा और वो एरियाज को मुतासिर करेगा। तो ये वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन है, और जहाँ पे भी कहीं पे भी पानी बढ़ता है और कहीं पे भी किसी को निकालना पड़ता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 130 किश्तियाँ और हमारे कुछ 600 रेस्क्यूअर्स जो है वो इस वक्त फील्ड के अंदर हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और जहाँ पे भी उनको कोई खाना भी पहुंचाना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में तो उनको पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील होगी कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें फौरन ऐसी जगह से जहाँ पे पानी बहुत तेज फ्लो से आ रहा है उससे दूर हट जाएं, किसी ऊंची जगह पे चले जाएं और अपनी जिंदगी को रिस्क में मत डालें। जब आपको गवर्नमेंट एक वार्निंग दे रही है तो आप टाइम पे वहां से निकलें। ये ना हो कि एंड में आप कहें जी पानी नहीं आएगा और आप अपने आप को फिर दरख्त के ऊपर चढ़ना पड़े कहीं और, वो बड़ी मुश्किल एक सूरत हाल बन जाती है फिर। ठीक है, आखिरी सवाल सर, अब ज़ाहिर है आप रिलीफ की एक्टिविटीज़ तो जारी रखे हुए हैं और बड़े अरसे से आप इन सारी चीज़ों को जो है मैनेज कर रहे हैं। एक सवाल जो आम शहरी के जहन में होता है वो ये है कि हमारे यहाँ कुदरती आफात आती हैं और हर साल आती हैं, हादसे तो होते रहते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन जो कुदरती आफात आती हैं उससे डील करने के लिए जो मैकेनिज़्म वज़ा करता है पूरे मुल्क के अंदर वो उतना फाल नहीं है या उतना एक्टिव नहीं है और उनकी तैयारी नहीं की जाती। वाई, आई मीन वाई इट इज़ लाइक दिस? मैं सिर्फ आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ इस पर, अपार्ट फ्राम रेस्क्यू 112's एफर्ट। देखिए, जो बुनियादी चीज है, हम जब तक एक चीज का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उसका रिगार्ड नहीं करेंगे कि एक दरिया का आप देखें, चाहे वो पहाड़ी दरिया है या दूसरा दरिया है, उसका एक पानी का रास्ता है। वो अगर हम उस रास्ते में या उसके दरिया के बेड में कोई कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कुछ बना लेंगे, या जो पहाड़ी दरिया आते हैं जब पूरा साल वो नहीं चलता हम वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं या उसका रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर बात है वो जब भी आएगा सैलाब तो वो भी जो डेवलपमेंट वहाँ पे होगी वो सस्टेनेबल नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को भी एहसास करना है। तो ये जब आप ऐसी कंस्ट्रक्शन या ऐसी चीज करते हैं तो फिर जाहिर बात है जो भी आप पैसे लगा रहे हैं वो फिर नुकसान होगा। दूसरी चीज अगर आप देखें, हमने ड्रेनेज का निजाम बनाया शहरों के अंदर, आबादी बढ़ी और उसके साथ साथ जो हमने सबसे बड़ा वर्स्ट काम किया,
हम सारा अपने घर साफ करते हैं, इलाके साफ करते हैं और सारा का सारा कूड़ा निकाल के बजाय कि हम हर घर में या मोहल्ले में थोड़े से लोग ऐसे हों जो कि एक बंदा कूड़ा इकट्ठा करे और किसी प्रॉपर जगह के ऊपर जाके उसको डिस्पोज ऑफ करे लैंडफिल साइट पे, तो उसकी जगह हम सारा जो उसको है वो फेंकते हैं ड्रेनों के अंदर। नतीजा ये होता है ड्रेनें पहले से चोक्ड होती हैं, उसमें जैसी बारिशें होती हैं तो वो फिर सारा पानी खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से सड़कें टूटती हैं और नुकसान होता है। और इससे भी वर्ष, मैंने जब इस सारे साउथ में भी विजिट कर रहा था, अभी मैं सारे देखता हूँ, तो वहाँ पे आप देखिए बाकी सब जगह पे सड़क पे पानी नहीं होगा, जहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं या जहाँ पे कोई शॉपिंग, वहाँ पे सारी जगह पे पानी खड़ा है, बिकॉज लोगों ने अपने जो थड़े हैं वो ऊंचे कर लिए हैं और सड़क को नीचा कर लिया और ड्रेनेज का निजाम ब्लॉक कर चुके हैं। अब देखिए वहाँ पे जो सड़क सारी टूटी है, जो पानी खड़ा है, उसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, उसका नुकसान आपको होना है। तो हमें खुद भी एक जिम्मेदार शहरी भी बनना है कि अगर अब हुकूमत ने इतना पैसा लगा के सड़कें बनाई हैं तो हम उनको ख्याल करें, ये ना हर साल उनको तोड़ दें और फिर कहें कि जी इसके ऊपर मजीद आके पैसा लगाएं। इलेक्ट्रिक्यूशन के वाकयात भी बहुत होते हैं, करंट लगने के वाकयात हम देखते हैं, खुसूसन बरसात के दिनों में या जब पानी खड़ा होता है वो भी काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। मैं सिर्फ इसी बार के बताऊं जो कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के, इस बार शुक्र है अल्लाह का कि उस तरह इतना बड़ा नंबर नहीं आया। हम अगर टोटल देखें 152 डेथ्स हुई है, चाहे बारिशों की वजह से है या ये फ्लड्स की वजह से है, तो उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रिक शॉक लगने के वाकयात हैं जिसमें डेथ्स हुई हैं। तो ये एक ट्रेंड हमने देखा है और इसमें मैं समझता हूँ लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है। तो इसमें जरूर, लेकिन स्ट्रक्चरल कोलैप्स अगर देखूं, जो भी घर है शहर के अंदर या कुछ और, लोग कभी भी अपनी छत पे चढ़ के ये नहीं गवारा करते कि देखें कि वहां पे जो पानी की निकासी का सिस्टम है वो क्या खुला है या बंद है, और पुरानी छतों के ऊपर ही मजीद ऊपर उस पर लोड डालते जाएंगे और जो पानी निकालने का सिस्टम है वो ब्लॉक होगा। तो उसकी वजह से हमने देखा कि 72 के करीब 72 जो है मुख्तलिफ घर जो है वो गिरने के वाकयात हुए। तो इस किस्म की चीजों को हमें खास तौर पे देखने की जरूरत है। और 26 के करीब ड्राउनिंग के वाकयात हुए जो दरिया पे चले गए या कुछ और, या जिन्होंने एहतियात नहीं की या ऐसी जगहों पे पानी में चलना शुरू कर दिया और वहां पे जब उनको मना भी किया जाता है उधर से, नहीं जी कुछ नहीं होता, मैं जल्दी घर पहुंच जाता हूँ। तो आप भाई थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लें, सेफ रास्ता ले लें, क्यों अपनी आप को अपनी फैमिली को खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें आगाह किया कि सूरत हाल रिलीफ की जो एक्टिविटीज़ हैं रेस्क्यू 1112 की जानिब से वो क्या जारी हैं और किन पॉकेट्स के अंदर जो है वहाँ पे लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर आपने जो एडवाइस की लोगों को वो बड़ी अहम है कि बरसात के मौसम के अंदर जब बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो आपको करंट लगने का डर होता है, उस पर एहतियात ज़रूरी है। और अवेयरनेस में उन्होंने कहा कि लोगों में काफ़ी आई है। पिछले सालों की निस्बत इस साल जो है ऐसे वाक़यात जो हुए हैं करंट से अम्बात के वो काफ़ी कम हो गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने यह भी फरमाया कि जब कभी भी ऐसी जगह पर आप मौजूद हों जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो, तेज़ हो, वो दरिया हो या कोई नदी नाला हो, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अवॉइड कीजिए, उससे दूर रहिए, ऊंची जगह पर पहुँचिए और अपनी मदद जो है उसके लिए लोगों को पुकारिए, ना कि आप पैनिक में जो है वो पड़ जाएँ या पैनिक हो जाएँ और आप किसी सूरत में उसको अबूर करने की जो है वो कोशिश करें या उसके बहाव के आगे आने की कोशिश करें। बहरहाल जी, रिलीफ के हवाले से एक्टिविटीज़ जारी हैं। हमारी दुआ है और हमारी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह जितने लोग भी फंसे हैं वो इससे निकलेंगे और रिलीफ की एक्टिविटीज़ हमारी प्रोविंशियल फेडरल दोनों सतहों पर जो हुकूमतें काम कर रही हैं वो उसको मज़ीद तेज़ी से करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।